नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई सारा, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे और कुछ मुख्य विधियों के बारे में शिक्षण की। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस के माध्यम से जाना है कि किस तरीके से हमने निगमन विधि को जाना है, उसको डिटेल में जाना है। उसके बाद हमने आगमन विधि को जाना है। इसी तरीके से हमने मॉन्टेसरी विधि को जाना है, किंडरगार्टन विधि को जाना है, खेल विधि को जाना है एवं प्रोजेक्ट और योजना विधि जिसे आप कहते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में भी जान लिया है। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ मुख्य विधियों के बारे में, जैसे कि आपके डाल्टन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने दी है, उसके बाद इकाई या विनैटिका विधि या फिर डेक्रोली विधि। तो इन सब विधियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सर्वप्रथम डाल्टन विधि यानी डाल्टन विधि क्या है और डाल्टन विधि को किसने दिया है, इसके प्रतिपादक कौन है और डाल्टन विधि में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, तो उन पर आज की क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जानना है कि डाल्टन विधि के बारे में। तो सबसे पहली बात कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे हेलेन पार्कहर्स्ट, यानी हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि को दिया था, तो इसलिए इनको इसका जनक माना जाता है। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि इस विधि में विद्यालय को बाल गृह समझा जाता है। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इस विधि में विद्यालय को बाल गृह समझा जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि में विद्यालय को बाल गृह कहा जाता है या बाल गृह समझा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, तो आप बताएंगे कि वो हम डाल्टन विधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स इसमें यह है कि इस विधि में बालक के ऊपर समय सारणी, विषय वस्तु व स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता। देखिए, इस विधि में यानी डाल्टन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे जो विद्यालय में एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो उनके बाल गृह के रूप में समझा जाता है। और बाल गृह में यानी कि जैसे कि आपके घर में कोई समय सारणी नहीं होती कि इस बीच में आप, इस समय के बीच में आप ये कार्य करेंगे और उस समय के बीच में आप वो कार्य करेंगे, और ना ही आपका कोई विषय वस्तु होता है कि आप ये वाले विषय वस्तु इतने समय तक पढ़ेंगे। आप घर पर जो भी चीज़ें सीखते हैं वो आप अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो उसी तरीके से इस विधि में बालक के ऊपर कोई भी समय सारणी का कोई दबाव नहीं होता, कोई भी विषय वस्तु का प्रेशर नहीं होता और ना ही किसी स्थान विशेष का कोई प्रतिबंध होता है। बच्चा जब चाहे, जैसे चाहे, जिस भी प्रकार से उसको एजुकेशन, जिस भी प्रकार से उसे सीखना संभव हो सकता है वो चीज़ उसको प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए इस विधि के अंतर्गत विद्यालय को बाल गृह समझा जाता है। इसी कंडीशंस में हम एक और पॉइंट इसके बारे में जानेंगे कि यह विधि स्वतंत्र तथा सहयोग पर आधारित है। देखिए, यह विधि मुख्यतः क्या है, स्वतंत्र है, मतलब बच्चा स्वयं में स्वतंत्र है, वो कुछ भी जो उसके मन में विचार आएंगे वो उस चीज़ को कर सकता है। इसलिए उसे स्वतंत्रता मिली हुई है, उसे आज़ादी है कि उसके जो मन में आए, जो भी डाउट्स बने, जो भी प्रश्न उसके दिमाग में आए वो बच्चा उस समय कर सकता है और बच्चे को जैसा मन करे वो वैसा सीख सकता है। बस इसमें टीचर का रोल क्या करने का है, सहयोग करने का है। यदि बच्चे को कोई भी गतिविधि करने के दौरान, किसी भी चीज़ को करने के दौरान उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अध्यापक का कार्य है कि उसकी हेल्प करे, उसकी मदद करे, उसका सहयोग करे। तो इसीलिए यह विधि स्वतंत्र एवं सहयोग पर आधारित है। अब आपको ध्यान रखना है कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा तो आप बताएंगे हेलेन पार्कहर्स्ट है। दूसरी बात, इस विधि में विद्यालय को बाल गृह समझा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इस विधि में बालक के ऊपर समय सारणी, विषय वस्तु और स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और चौथी बात यह है कि यह विधि स्वतंत्र व सहयोग पर आधारित होती है। स्टूडेंट्स, ये वो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ उन पॉइंटों को आपके लिए रखा है ताकि आप उस विधि से भी परिचित हो जाए और उसके मुख्य बिंदुओं से भी परिचित हो जाए कि आपसे किस तरीके के प्रश्न वो पूछते हैं एग्जाम्स में। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये महत्वपूर्ण बिंदुएं मैंने लिखे हैं ताकि आपसे कोई भी पॉइंट पर अगर वो से पूछे प्रश्न तो आप इजीली उसका उत्तर दे पाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि डाल्टन विधि के अंतर्गत हमें कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट विधि के बारे में। तो नेक्स्ट विधि स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपके लिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो ध्यान रखेंगे आप स्टूडेंट्स अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में। और सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे BF स्किनर है, यानी ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, जिनको आपने अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा है। और ये इतने इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है क्योंकि यहाँ से आपके एक प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं।
जब आप अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी विधि का ही यानी कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं अधिगम के, उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जो जनक है वो बीएफ स्किनर है। वो हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप यूपी टेट का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए या फिर सी टेट में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूपी टेट में यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और इसी कंडीशन में ये सुपर टेट में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनकी एक और विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसे शिक्षण विधि के अंतर्गत रखते हैं, जो टीचर को पढ़ना होता है। तो ध्यान रखेंगे आप, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो बीएफ स्किनर साहब है। दूसरी मुख्य बात इसमें यह है कि इस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में विषय वस्तु जो होते हैं आपके स्टूडेंट, जो सिलेबस होता है उसको छोटे छोटे इकाइयों में यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाता है और उन यूनिट्स को फिर कंप्लीट कराया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक पुस्तक रख दिए जाए और उसमें अगर 15 से 16 चैप्टर है तो उसको आप एक बार में तो कंप्लीट कभी नहीं कर सकते, ठीक। और ऐसा भी नहीं कर सकते आप एक दिन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते। आपको एक क्रम वाइज चीज़ों को करना होता है। तो सबसे ज़रूरी यही होती है कि विषय वस्तु को सबसे पहले आप जानें कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं और उसके बाद उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कीजिए और फिर उसको धीरे धीरे 1 बाय 1 कंप्लीट कीजिए। जैसे कि मैं आपके सामने इस समय लेकर आ रहा हूँ जो मैंने सुपर टेट की सीरीज लॉन्च की है, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम मैंने सुपर टेट के आपको सिलेबस बताएं और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए निर्धारित किए हैं आयोग ने, उसको बताया। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मैं इसको किस तरीके से आपके सामने लेकर आऊँगा। सबसे पहले मैं कंटेंट को समझाऊँगा, उसके बाद उस पर बेस्ड आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कराऊँगा, ताकि आपको ये भी रियलाइज़ हो जाए कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अंत में हम इसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें 1000+ क्वेश्चन होंगे और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके डीएलएड और बीएड में पूछे जाते हैं वहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम्स में सीधे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हर चीज़ का एक दायरा होता है। अगर हम उसको एक कंडीशंस के अंतर्गत ढालते हैं और फिर उसको छोटे छोटे यानी कि आपके सिलेबस को छोटे छोटे विषयों में तोड़ते हैं, यूनिट के रूप में बांटते हैं और फिर उसको कंप्लीट करते हैं, तभी हम पूरी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़े समय की आवश्यकता भी होती है, तो हम समय के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि में आपको क्या बताया गया है। तीसरी बात इसमें इस विधि में यह है स्टूडेंट्स कि इसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता। देखिए, जो आपकी अभिक्रमित अनुदेशन विधि है इसमें समय सीमा का कोई भी बंधन नहीं होता, क्योंकि जब आप विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि किस टॉपिक में कितना समय लगेगा। लेकिन फिर भी ये छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि छोटे बच्चों को हमें जो है चीज़ों को समझाना पड़ता है। अब हम ये भी नहीं समझ सकते कि छोटे बच्चे कितना समझ पाएंगे और कितनी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि में आपको क्या करना होता है कि आप बच्चों के सामने विषय वस्तु को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाएं। बट स्टूडेंट्स, हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है और यदि हम सुपर टेट में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हमें उसके समय सीमा के अकॉर्डिंग हमें उसे निश्चित निर्धारित करना होता है कि इतने समय में हमें इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो हमें फिर कौन से टॉपिक को कितने समय देने की आवश्यकता है। तो इसलिए इसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता। इसमें आप जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत आप विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ा सकते हैं, ठीक। चौथी बात इस विधि में यह है कि स्टूडेंट्स, यह विधि पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है। देखिए, जब समय सीमा की कोई बंधन नहीं होती तो ये पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है, यानी कि जो बच्चे मंदबुद्धि बालक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको टर्मन का आईक्यू वर्गीकरण बताया, उसके अंतर्गत जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होती है और 90 से नीचे जितने भी कैटेगरी होते हैं वो पिछड़े बालकों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वो बालक जो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाले नहीं होते, वो धीरे धीरे अपनी गति को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए ये विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस विधि में और क्या मुख्य बातें हैं। तो इसमें बालक स्वगति से सीखते हैं। देखिए, इस विधि में क्या होता है कि जो बालक है वो स्वयं की गति से सीखता है। स्वगति का मतलब है कि वो अपनी स्वयं गति से यानी कि स्वयं की गति से सीखता है, मतलब वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, बट वो जो भी चीज़ें सीखता है वो कंप्लीट होता है। वो उस चीज़ में वो जब समय देता है तो उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, वो चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। इसीलिए इस विधि में जो है समय सीमा
कि कोई बंधन नहीं होता। ये पिछड़े बालकों के लिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों को इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो धीरे धीरे स्वयं की गति से सीखते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे BF स्किनर साहब हैं। दूसरी बात, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, तो आप बताएंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि। यदि ऑप्शन में है तो आप उनके साथ जाएंगे। तीसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि किस विधि में समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता है, तो आप बताएंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि में। और कौन सी विधि पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होती है, तो उसमें भी अगर आपके ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, तो आप उनके साथ जाएंगे। और किस विधि में बालक स्वगति से सीखते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि से। आई होप आप समझ पाए होंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि में कौन कौन से मुख्य बिंदुएं हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट विधि के बारे में। तो नेक्स्ट विधि है स्टूडेंट बेसिक शिक्षा प्रणाली। देखिए बेसिक शिक्षा प्रणाली, जिसको हम बुनियादी शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि बुनियादी शिक्षा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, बुनियादी शिक्षा प्रणाली, तो बुनियादी शिक्षा प्रणाली या फिर बेसिक शिक्षा प्रणाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर मैक्सिमम प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। कौन है इसके प्रतिपादक, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन है या बुनियादी शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, तो वो है आपके महात्मा गांधी जी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है वो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक है। दूसरी मुख्य बात स्टूडेंट्स ये है कि यह विधि बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। ध्यान रखेंगे कि कौन सी विधि में बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली में बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। तीसरी मुख्य बात है स्टूडेंट्स कि इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन सी विधि के अंतर्गत है, तो वो है बेसिक शिक्षा प्रणाली, क्योंकि बेसिक शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर ही आपके RTE एक्ट को लॉन्च किया गया था 2009 में, जिसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। तो अगर आप RTE एक्ट पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक, यानी कि जो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक पढ़ते हैं, उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो वो RTE एक्ट जो है वो प्रभावित किस विधि से है, तो वो प्रभावित है बेसिक शिक्षा प्रणाली से, क्योंकि बेसिक शिक्षा प्रणाली में सुझाव दिया गया था कि जो एजुकेशन है फर्स्ट टू 8th तक का, वो निःशुल्क होना चाहिए भारत में। तो इसीलिए इस विधि की ये खास बात है और इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत जो टीचर नियुक्त किए गए हैं, क्या उन टीचरों को इस विधि के बारे में जानकारी है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जहाँ से आपके प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस विधि को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछना ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रश्न पूछने के। ठीक, तो इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है। चौथी बात इसमें यह है स्टूडेंट्स की यह विधि हस्तकला पर जोर देती है। देखिए ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि हस्तकला पर किस विधि में जोर दिया जाता है, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक शिक्षा में ये बताया गया है कि जो फर्स्ट से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है वो तो निःशुल्क होनी ही चाहिए। दूसरी बात इसमें हस्तकला पर जोर देनी चाहिए, और जब आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, औपचारिक शिक्षा दे रहे हैं और उसके साथ हस्तकला पर भी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के किस पर ध्यान दिया जा रहा है, सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात यह है कि इसके प्रतिपादक भी आपके कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, जो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधियों के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि ये विधि में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस विधि में और कुछ मुख्य बातें। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की यह विधि जीवन यापन हेतु हस्तकला की बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। देखिए यह जो विधि है जीवन यापन हेतु हस्तकला, यानी जीवन यापन, आप कोई भी बच्चा है उसको जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसे हस्तकला की बुनियादी शिक्षा पर आधारित, यानी कि उसे हस्तकला की शिक्षा देना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन से बच्चा सफल हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हस्तकला के अंतर्गत क्या होता है, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई या फिर कुछ और हस्तकला से रिलेटेड कार्य होते हैं, जिसको यदि आप बच्चों को सिखाएंगे एजुकेशन के साथ साथ, तो वो चीज़ों को समझ भी पाएगा और अपने जीवन यापन को भी सही तरीके से सही ढंग से व्यतीत कर पाएगा, जिससे वो अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाएगा। तो कहने का मतलब यही है स्टूडेंट्स की यह विधि जीवन यापन हेतु हस्तकला की बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, और ये कई बार आपसे पूछे भी जा चुके हैं।
नेक्स्ट और लास्ट मुख्य बात है इस विधि से स्टूडेंट्स की यह विधि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। देखिए सीधा सीधा आपको पता है कि इस समय जो एजुकेशन प्रणाली है जिसके अंतर्गत आप सीडीपी सेक्शन को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत जितने भी आप साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जैसे जॉन डीवी साहब है, ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो केंद्र में होते थे वो शिक्षक होते थे, मतलब शिक्षक ही केंद्र में होते थे, बालकों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। बट इस समय क्या है, शिक्षा के केंद्र में कौन है, बालक है। क्योंकि एक टीचर, ये जो प्रोसेस होता है शिक्षण का, ये एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत टीचर, बालक और आपके पाठ्यक्रम होते हैं यानी कि विषय वस्तु। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना जाता है और इसी के अंतर्गत बालक को केंद्र में रखा जाता है। क्योंकि आप जिस भी विषय को पढ़ाने वाले हैं या जिस भी टॉपिक को बच्चों को समझाने वाले हैं उसके केंद्र में यदि आप बालक को रखेंगे तभी आप उस मैसेज को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और बच्चों को वो चीज़ें समझ भी आ सकती है। इसीलिए शिक्षा को बाल केंद्रित माना गया है और जितना ज़्यादा आप शिक्षा को बाल केंद्रित मानेंगे, जिस तरीके से आप बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, उससे कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट होगा, राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए ये शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। और आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उसमें केंद्र में हमेशा बालक को ही रखा जाता है। और जो आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। और ये जो मेथड है यानी कि आपकी बेसिक शिक्षा प्रणाली या फिर हम जिसको बुनियादी शिक्षा प्रणाली कह रहे हैं, ये किस पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा पर। क्योंकि ये बालकों को केंद्र में रखकर ही शिक्षा देने पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। तो इसीलिए ये सारी मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित विधि कौन सी है, और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। अगर आपको बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा प्रणाली दिख जाए महात्मा गांधी जी की, तो वही उसका राइट ऑप्शन होगा। दूसरी बात, आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जाएगा कि किस विधि में जीवन यापन हेतु हस्तकला पर जोर दिया जाता है, या कौन सी विधि जो है जीवन यापन हेतु हस्तकला पर आधारित है, तो आप बताएंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है, किस विधि में हस्तकला पर जोर दिया जाता है, तो आप बताएंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली। किस विधि में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है, तो ये भी आप बताएंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली। और किस विधि में बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, तो वो भी बेसिक शिक्षा प्रणाली में। और सीधा सीधा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक या जनक कौन है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट विधि के बारे में। तो नेक्स्ट विधि है स्टूडेंट्स इकाई या विनेटिका विधि। देखिए इकाई या विनेटिका विधि, जिसको हम यूनिट मेथड भी बोलते हैं या फिर विनेटिका मेथड भी बोलते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्रतिपादक भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि इकाई विधि या विनेटिका विधि या फिर यूनिट विधि के प्रतिपादक कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके प्रतिपादक है डॉक्टर कार्लटन वाशबर्न। ठीक, तो डॉक्टर कार्लटन वाशबर्न ने जिस विधि को दिया है उस विधि का नाम है आपका विनेटिका विधि या फिर इकाई विधि या फिर यूनिट विधि। दूसरी मुख्य बात है स्टूडेंट्स की इस विधि में बालकों के कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि इस विधि में बालकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि किस विधि में बालकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, तो आप बताएंगे कि विनेटिका विधि या यूनिट विधि में, यूनिट मेथड में कार्य, बालकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसी में ही कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है। तो देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है, ये कौन सी विधि के अंतर्गत होता है, तो ये होता है इकाई या विनेटिका विधि के अंतर्गत। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में किस विधि में बांटा जाता है, और अगर आपकी विनेटिका विधि नहीं है तो आप बताएंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि, यानी कि जो BF स्किनर द्वारा दिया गया है। क्योंकि BF स्किनर द्वारा जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी गई है उसमें भी विषय वस्तु को छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है। बट इसमें खास बात यह है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्र
अपने ज्ञान की स्वयं परीक्षा लेते हैं, स्वयं परीक्षा करते हैं, परीक्षण करते हैं। इसीलिए यह विधि काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाता है कि यूनिट विधि या फिर विनेटिका विधि, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम को जब आप छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं से करता है तो वो आपकी यूनिट मेथड यानी इकाई विधि के अंतर्गत होता है। और जब पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया जाता है तो ये शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं और ये दिए जाते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि में। तो दोनों ही पॉइंटों में डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन पर भी एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। अगर उसको टफ लेवल का पेपर बनाना है तो उस कंडीशन में इस तरीके से आपको शब्दों के साथ फंसाता है, जिसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें कि अध्यापक सिर्फ मार्गदर्शक होता है, यानी कि जो आपकी विनेटिका विधि है इसमें अध्यापक का कार्य क्या होता है, सिर्फ मार्गदर्शक का होता है। यानी कि वो सिर्फ मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, यानी कि बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। बट जो आपकी अभिक्रमित अनुदेशन विधि है इसमें भी बालक स्वगति से सीखते हैं, लेकिन उसमें जो भी गतिविधियां हैं वो टीचर करते हैं। मतलब जो भी कार्य है इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा स्वयं से करने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें वो स्वयं से करने की कोशिश करता है, बस टीचर का रोल सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का होता है, मार्गदर्शक का होता है। बट अभिक्रमित अनुदेशन विधि में भी बालक स्वगति से सीखता है, बट उसमें जो सिलेबस को डिवाइड किया जाता है वो टीचर के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा स्वयं ही टॉपिक को डिवाइड करता है और फिर उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसका एजुकेशन प्राप्त करता है, उसमें नॉलेज लेता है और उसके बाद स्वयं की परीक्षा लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस विधि के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि इकाई विधि या विनेटिका विधि की मुख्य बातें क्या हैं। तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि यहाँ पे आपके सीधे सीधे प्रतिपादक पूछे जाते हैं। और दूसरा ये है कि इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्र अपने ज्ञान की स्वयं परीक्षा करता है, तो वो कौन सी विधि में है, तो वो आपकी इकाई या विनेटिका विधि में है। और अध्यापक सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, वो कौन सी विधि में, तो वो भी आपके इकाई या फिर विनेटिका विधि में होती हैं। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इस विधि से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं उनको भी आपने जान लिया होगा। और आपने जाना कि किस तरीके से कौन कौन सी विधि हैं और इसके प्रतिपादक कौन हैं और कौन सी विधि में कौन सी मुख्य बातें हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से आपके प्रश्न उठाएंगे। इससे बाहर उनका कोई भी कंडीशन नहीं जाएगा, इनसे बाहर वो कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि ये उन विधियों को जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे और उनको स्टडी करने के बाद जो मुख्य मुख्य बातें उस विधि के अंतर्गत बताए गए हैं, मैंने सिर्फ उन बिंदुओं को उठाए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि आप पूरी किताब को ना पढ़ें, सिर्फ आप उन मुख्य मुख्य बातों को जानें और जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनने लायक होते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल में इसी तरीके के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाता है, क्योंकि यही चीज़ें जो है वो एग्जामिनर को पता होती है और वो जानते हैं कि बच्चे कितनी डीपली स्टडी करते हैं और कितने नहीं करते। तो इसीलिए वो इस तरीके से एग्जाम्स तैयार करते हैं। अगर उसको आसान पेपर बनाना होता है तो सीधा सीधा वो बता देता है कि इसके प्रतिपादक से रिलेटेड प्रश्न पूछ लो, और यदि उसे टफ लेवल के पॉइंट से प्रश्न पूछने होते हैं इस विधि से रिलेटेड तो वो यहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ वही विधि बताए हैं, वही पॉइंट बताएं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सारे तरीके अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं और आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।